Can you hear me? Yes, sir. भूमि, तो नहीं आ रही आवाज रे तुम लोगों की हो यार. I'll just change my audio settings. अब बोलो जरा कुछ. Now say something. हेलो सर. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. हाँ वही शायद आई कांट हियर यू पीपल बट इट इज ओके नो प्रॉब्लम. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये है अपना चैप्टर. चलो फिर लेट्स लर्न द मीनिंग फर्स्ट. सबसे पहले तो ये दो वर्ड्स का मीनिंग समझ लो. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, दो दे साउंड सेम बट दे आर नॉट. सुन रहे हो बच्चों? यस. ये दो वर्ड्स हम लोगों को सेम लगते हैं पर वो सेम नहीं है ना. ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जब हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन आता है और एक्सपिरेशन. देखो सर इंस्पिरेशन में एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आता है और एक्सपिरेशन में बाहर चला जाता है. इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस और रेस्पिरेशन पैसिव. वो सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी फिलहाल मीनिंग ही देखते हैं. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है? ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. क्या होता है ये? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट जो होता है वो. इन ब्रीदिंग आउट ब्रीदिंग. वेयर एज अ रेस्पिरेशन इज दैट वन intracellular. You remember intracellular catabolic process? याद है बच्चों? इंट्रासेल्यूलर कैटाबोलिक प्रोसेस. तो इसमें एटीपी बनता है, एटीपी सिंथेसिस, और एटीपी फॉर्मेशन इज देयर इन रेस्पिरेशन. इसमें नो एटीपी इज फॉर्म्ड और नथिंग एसोसिएटेड विद दिस. सिंपली वी टेक एयर इन, वी गिव एयर आउट, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग. और ये जो रेस्पिरेशन है हम लोगों ने अलग चैप्टर ही पढ़ा इसके बारे में. यू ऑल रिमेंबर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, एरोबिक और एनारोबिक. तो ये वो होता है इंट्रासेल्युलर प्रोसेस. ब्रीदिंग सेल के अंदर नहीं होता, तो ये सेल के बाहर है. तो वी कैन से दिस एज एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोसेस. ठीक है बच्चों? इंट्रासेल्युलर प्रोसेस, एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोसेस. अब ये ब्रीदिंग जब हम लोग बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स या नॉर्मली हम लोग ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन बोलते हैं, पर वो टेक्निकली करेक्ट नहीं है बिकॉज रेस्पिरेशन हमेशा सेल के अंदर होता है. तो different organisms have got different organs for this breathing or for exchange of gases. Do you have that idea? हाँ बच्चों, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग. ओके, ब्रीदिंग के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, दैट वी शुड नो. तो उसका एक लिस्ट ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए. इट इज इंपॉर्टेंट वन. I just share that with you people, और ये लर्न भी करना है अपने को. तो किसी भी ऑर्गन को आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए. आप लोगों ने सुना है वो 10th स्टैंडर्ड में टॉपिक पढ़ा था, याद करो जरा. इन ऑर्डर टू बिकम एनी ऑर्गन, द आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इट शुड Exchange of gases should take place. क्या बोल रहे हो? Exchange of gases should take place. हाँ, conditions for any organ in order to become
आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए? 10th स्टैंडर्ड वाला टॉपिक है, बताओ चलो। आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलो चलो बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हुए हैं। बोलो बच्चों, कोई भी ऑर्गन को आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए उसमें? सबसे पहले लार्ज सरफेस एरिया, याद है आप लोगों को? लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन बताओ चलो, आप लोगों का क्वेश्चन है ना ये, यू मस्ट हैव हर्ड दिस, पढ़े हो आप लोग ये 10th में। रीच Heart photocell. blood supply. Do you remember this? It should have a reach blood supply. Large surface area होना चाहिए, reach blood supply होना चाहिए. Then there should be arrangement of exchange of gases, or like that we can say that organ should be brought in contact with air, where it will mix, that air will mix with the blood, so there should be arrangement where exchange of gases can occur. So these are certain conditions which you must remember. Then it should be what else you can say, thin area, that should be thin surface. तो अगर हम लोगों की बात करते हैं तो हमारे एल्वियोलाई आप लोगों को पता है, they are thin walled, so that what happens because of that, thin walled होते हैं तो exchange of gases can occur quickly, properly. If you talk about the thickness of our alveoli, it's very thin walled, 0.0001 millimeter thick होते हैं. सोचो कितने पतले हमारे alveoli होते हैं. They are richly supplied with blood vessels also. Okay. It should be moist also, that is another condition. जैसे आप earthworm की बात करते हो, उसका skin से respiration होता है, तो it is moist also. It should be moist, it should be thin, it should be richly supplied with the blood vessels. It should have a large surface area. यही reason है हमारे lungs में 750 million alveoli present. Do you know this? We have 750 million alveoli जो हमारे lungs का surface area बढ़ाते हैं. Help us in breathing. Am I right बच्चों? Did you get this? Please tell me. ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes kids, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? Ideal respiratory organ में क्या क्या होना चाहिए? तो let us make one table. कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसका एक हम लोग टेबल बना लेते हैं. Are you ready? Shall we? Yes, sir. चलो फिर देखो इधर. Can you check a list of organs which are involved in the breathing in different animals? दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को बच्चों? चलो फिर look at this. सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू करते हैं हम लोग. लाइक इफ यू से फॉर दिस प्रोटिस्ट्स, स्पॉन्जेस एंड सिलेंड्रेट्स. सबसे सिंपल है ना, प्रोटिस्ट मतलब कौन? अमीबा होगा इसमें. स्पॉन्जेस आप लोगों को पता है. सिलेंड्रेट्स मतलब हाइड्रा. तो इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन होता नहीं है. तो हाउ डू दे ब्रीथ दे? तो उनके पास होता है सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या बॉडी सरफेस भी बोलोगे इसको तो भी चलेगा. क्लियर है ये? प्रोटिस्ट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. चलो उनसे थोड़ा सा एडवांस्ड ग्रुप पढ़ो. फ्लैटवर्म्स जैसे कि प्लैनेरिया, अर्थवर्म एनेलिडा में जैसे कि अर्थवर्म है, नेरिस है, लीच है, फ्रॉग है. तो इनके पास क्या होगा? अभी एक्वाटिक सेमी एक्वाटिक है. अर्थवर्म के पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जनरल बॉडी सरफेस. जब फ्रॉग पानी में जाता है, एडल्ट फ्रॉग, तब वो कैसे ब्रीथ करता है?
सेम स्कीम से मॉइस्ट स्कीम, बराबर है बच्चों। कॉकरोच आप लोगों ने Yes. पढ़ा है, कॉकरोच में क्या था रेस्पिरेशन के लिए? इंसेक्ट्स में जैसे कॉकरोच में इफ यू रिमेम्बर इट हैड स्पाइरैकल्स, याद है बच्चों, एंड ट्रेकिया, Tracheal tubes. स्पाइरैकल्स एंड ट्रेकिया वेर प्रेजेंट इन कॉकरोच, मतलब इंसेक्ट्स में होते हैं स्पाइरैकल्स एंड ट्रेकिया। उससे थोड़ा सा, अभी इसका फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास, आप लोगों ने वैसे एनिमल किंगडम पढ़ा हुआ है तो यू मे बी नोइंग अबाउट इट। ये देखो, these are the organs which you can check the respiratory organs in। ये है salamander और amphibian, इसमें एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। ये है आपका स्कॉर्पियन, इट हैज गॉट इंटरनल गिल्स, इनके कुछ नाम भी है, बाकी तो लंग्स वाले हमें पता ही है। ये रहा ट्रेकिया इन इंसेक्ट्स, है ना, ये स्पाइरैकल्स यहाँ होते हैं छोटे छोटे छेद, अंदर जाके वो ट्यूब्स बनाएंगे, उन ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ट्रेकिया बोलते हैं, बराबर है, याद है ये आप लोगों को? बोलो बच्चों। देन ये भी कुछ और ऑर्गन्स देख लो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स में आएंगे। स्पाइडर, स्पाइडर में इट हैज गॉट बुक लंग्स, ठीक है। देन ये तो चिकन, वर्टेब्रेट्स में तो लंग्स ही होते हैं, स्पॉन्जेस में कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, तो सिंपली देयर बॉडी सरफेस विल एक्ट। फिश में गिल्स होते हैं, ये कैटरपिलर वापस इंसेक्ट आता है तो इसमें भी स्पाइरैकल्स होते हैं। तो दिस इज द लिस्ट विच यू मस्ट रिमेम्बर अबाउट, यही आपको याद रखना है बच्चों अभी, लेकिन लर्न करना पड़ेगा ये, दिस यू विल हैव टू लर्न थॉरली। तो नजर डालो वापस इस लिस्ट के ऊपर, आर यू रेडी? थोड़ा आ जाओ आगे। स्पाइडर में, स्कॉर्पियन में क्या होता है? स्पाइडर में, स्कॉर्पियन मतलब एराक्निड्स में दे हैव बुक लंग्स, लंग्स ही होते हैं बट दे लुक लाइक बुक्स केप्ट इन अ बुक शेल्फ, एक के ऊपर दूसरा वैसा। ये लिम्बुलस, ये इसको किंग कराब बोलते हैं, इट आल्सो हैज गॉट बुक लंग्स। टैडपोल में गिल्स होते हैं, जब वो एडल्ट हो जाएगा फ्रॉग तो स्किन और लंग से ब्रीथ करेगा। सैलामेंडर का फोटोग्राफ हमने देखा, उसमें भी एक्सटर्नल गिल्स थे। फिश हैज गॉट इंटरनल गिल्स, बाकी वर्टेब्रेट्स में दे हैव गॉट लंग्स ओनली। टर्टल जब पानी के अंदर होता है तो क्लोएका, उसका एनल ओपनिंग होता है, उससे ब्रीथ कर सकता है, और जमीन के ऊपर उसमें लंग्स होंगे, जमीन के ऊपर है, पानी के बाहर। तो सेम लिस्ट इज हियर। वापस क्या बोल रहे हो? टर्टल और टॉर्टोइज का अलग हुआ? किसका किसका? टॉर्टोइज और टर्टल, थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मेरे। टॉर्टोइज और टर्टल। हाँ, पानी में टर्टल रहता है, जमीन पर टॉर्टोइज रहता है, समझ में आया? तो सर टॉर्टोइज पे क्या रहेगा? टर्टल्स के लिए ही चल रहा था वो, व्हेन दे आर अंडर वाटर क्लोएका से रेस्पिरेशन करेंगे, व्हेन दे विल कम अबव द टॉर्टोइज के लिए क्या रहेगा? ये गिल्स रहेगा कि एनल? लंग्स, लंग्स दे हैव नोज, नेल्स हमारे जैसा, ओके सर। उसमें से ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, मतलब लंग्स रहेंगे मेन ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। अब आ जाओ आगे। व्हेन वी, अभी ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, देख लो। प्रोटोजोन्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या पहली सेल भी बोल सकते हैं हम लोग। स्पॉन्जेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाइड्रा में बॉडी वॉल, टीनोफोरा एक फाइलम में हमने पढ़ा था फॉर्म जेलीज वाला, उनमें भी बॉडी वॉल, प्लैटिलमिंथस में बॉडी वॉल। अब आ जाओ राउंड वर्म्स में भी बॉडी वॉल। ये देखो, ये जो सिंपल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं उनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। अर्थवर्म में भी बॉडी वॉल, आर्थ्रोपोडा में भी अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग है। प्रॉन्स में गिल्स हैं, इंसेक्ट्स में ट्रेकिया है, स्कॉर्पियन में हमने बुक लंग्स पढ़ा, ठीक है। माइट्स में लिम्बुलस भी बुक लंग्स पढ़ा। माइट्स में है स्किन, स्किन इज द ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग इन माइट्स, ठीक है बच्चों। मॉलस्का, अब ये एक स्पेशल नाम सुनो,
टेनिडियल गिल्स। मोलस्का में कौन? यूनियो, पता है ना आप लोगों को? यूनियो, पाइला, मालूम है सब लोगों को? उनमें होते हैं टेनिडियल गिल्स। फिर ये इकाइनोडर्मेटा मतलब स्टारफिश में ट्यूब फिट होते हैं या उनमें डर्मल ब्रैंकिए होते हैं। हेमिकॉर्डेटा, मेलानोग्लोसस, फेरेंजियल वॉल, इनमें भी गिल्स ही होते हैं। और बाकी जब आता है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में सिंपल कॉर्डेट जैसे यूरोकॉर्डेटा है, फेरेंजियल वॉल, सेफेलोकॉर्डेटा, फेरेंजियल वॉल। वर्टेब्रेट्स में फिश है तो उसमें गिल्स होगा, टैडपोल में भी गिल्स होगा, फ्रॉग में हमने ऑलरेडी पढ़ा है स्किन हो सकता है, गिल्स हो सकता है, लंग्स हो सकता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में लंग्स है। तो इसमें याद रखने वाले कौन से हैं? कुछ स्पेशल हैं जो बुक लंग्स वाले हैं वो याद रखो। फिर ये टेनिडियल गिल्स हैं ये याद रखो, बाकी सब याद रह जाएगा हायर ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है बच्चों, स्टारफिश का भी थोड़ा यूनिक है, ये भी आपको मालूम है, ट्यूब फिट। दिस आल्सो यू ऑल कैन रिमेंबर। समझ में आया क्या? हाँ बच्चों, अंडरस्टूड सो फार? यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक रेस्पिरेशन के स्टेप्स। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग बोल सकते हो आप लोग। ब्रीदिंग इज वन स्टेप ऑफ अ रेस्पिरेशन अगेन। तो क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग बच्चों? वी आर लर्निंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। आर यू रेडी? हाँ बच्चों, और ये क्यों करते हैं रेस्पिरेशन? ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, व्हाई ऑर्गेनिजम्स डू रेस्पिरेशन? ऑब्वियसली उसका मेन एम होता है टू जनरेट एटीपी, हाँ कि ना? एटीपी बनने के लिए, तैयार करने के लिए रेस्पिरेशन। हाउ मेनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डू यू रिमेंबर आउट ऑफ ऑल व्हाट वी स्टडीड सो फार? बोलो बच्चों, अगर मैं सरफेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रुको, क्यूटिकल ऑफ मैं जो स्केल, पूछता हूँ वो ट्रैकिया। वेट वेट वेट, जो मैं पूछता हूँ उसका बताओ मेरे को, ठीक है? फ्रॉग का बताओ चलो। क्यूटिकल ऑफ सेल। जब फ्रॉग का लार्वा होता है तो गिल्स, और उसका गिल्स। जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसका स्किन भी होता है और लंग्स भी होता है। स्किन व्हेन इट विजिट्स वाटर, लंग्स व्हेन इट इज ओनली लैंड। ठीक है, समझ में आया? बोलो Yes. चलो, स्टारफिश का क्या बोला? स्टारफिश में क्या होता है? बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं। भूमि? ट्यूब फिट, ट्यूब फिट, वेरी गुड। चलो देन मोलस्कन्स में, स्नेल में क्या होता है? स्नेल, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन स्नेल? लंग्स। हाँ स्नेल में लंग्स होते हैं। पल्मोनरी फ्लैप, टेनिडियल गिल्स, नाम याद रखो, क्या नाम होता है? टेनिडियल गिल्स, याद रहेगा? बोलो बच्चों, ठीक है? Yes. ठीक है। स्पाइडर में, स्पाइडर में क्या था? सर बुक लंग्स। गुड, बुक लंग्स, याद रखो। और कॉकरोच में क्या था? कॉकरोच तो आप लोग पढ़ चुके हो ना, तो बता सकते हो, बोलो। ट्रैकिया। एंड स्पाइरेकल्स, कॉकरोच में ट्रेकिया और स्पाइरेकल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो अब अगर ये रेस्पिरेशन या ये ब्रीदिंग कोई स्किन से करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कुछ टर्म्स याद रख लो बस। कौन से वाले टर्म्स? कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स ब्रीदिंग के लिए? डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल कॉल दैट रेस्पिरेशन एज व्हाट? देखो, सो इफ
Gills are used for respiration, then we'll call it as gill respiration. सुन रहे हो आप लोग? गिल से करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे गिल रेस्पिरेशन. If skin is used for respiration, तो उसको हम लोग बोलेंगे cutaneous respiration या subcutaneous. Cutaneous respiration. You understanding this बच्चों? Yes. बोलो. जो lungs यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, उनके रेस्पिरेशन को हम लोग बोलेंगे Pulmonary. रेस्पिरेशन या पल्मोनरी ब्रीदिंग बोलेंगे हम लोग. समझ में आ रहा है? बोलो. अगर ट्रेकिया यूज होगा तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन. Tracheal. ट्रेकियल रेस्पिरेशन. दिस इज इन केस इन्फेक्ट होता है. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस. जिसमें ये बकल कैविटी या फेरिंग्स यूज होता है उसको बोलते हैं बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन यू कैन रिमेंबर. क्लियर है सब लोगों को बच्चों? इज दिस ओके एवरीवन? बोलो फटाफट. Yes. तो अब हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं. स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन. तो 4 स्टेप्स है. सबसे पहला स्टेप को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग. विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग. देन वी हैव एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टू स्टडी. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. फिर आएगा इंटरनल रेस्पिरेशन. फिर आएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन. कुछ पहले पढ़ा बच्चों? हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? ब्रीदिंग पढ़ेंगे, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ेगा. तो जब हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, इसका मीनिंग मैंने बता दिया आप लोगों को. ब्रीदिंग इज नथिंग बट व्हाट? 2 मेन स्टेप्स, जिसमें आएगा आपका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इसी को हम लोग 2 और नाम से जानते हैं. कौन से 2 नाम? इन ब्रीदिंग, आउट ब्रीदिंग. एम आई राइट? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इन ब्रीदिंग, आउट ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन सब सेम है. ठीक है? जिसमें एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में जाएगा. लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर रिलीज हो जाएगा. दिस इज व्हाट ब्रीदिंग विल बी. अब ये क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli and capillaries. Are you listening बच्चों? जो मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हो? ये याद रखो. यही चीज है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करेगी. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, किसके बीच में? alveoli. You know what are alveoli? And capillaries. उपमन्यु समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? समझ में आया? एल्वियोलाई आपको पता है, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ योर लंग्स. हाँ, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं लंग्स. हाँ, ग्रेप्स के जैसे दिखते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस उधर हुई होता है. या दे लुक लाइक दिस. तो ये इनके अंदर क्या होगा? अब जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगा वो इसमें एंटर होता है. तो इसके आजू बाजू में होते हैं आपके कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज. जैसे ये रहा पल्मोनरी कैपिलरी, है कि नहीं? तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा लंग्स में. तो ये एक्सचेंज मतलब होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बोलो बच्चों. आशना समझ में आया क्या? बोलो. Yes, sir. अब इंटरनल रेस्पिरेशन सुनो. इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा? अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली, बट किसके बीच में? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस
between capillaries and tissues या सेल्स बोल दो, याद रखो ये मतलब अब यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड या ये जो ऑक्सीजन है ये कहां जाएगा, दिस विल गो टू दी टिश्यूज। कहां जाएगा, ये आपके टिश्यूज में जाएगा, बराबर है ना। और इन टिश्यूज के अंदर Yes. ये ऑक्सीजन की बात चल रही है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ऑक्सीजन विल एंटर इन द टिश्यूज। यहाँ पे आपका वो रेस्पिरेशन का सबसे लास्ट स्टेप होने वाला है, ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। तो ये जो एक्सचेंज है यहाँ पे क्या होगा, आपका जो इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है C6H12 6O2 will produce 6CO2 6CO2 12H2O 6H2O 6H2O ये जो एक्सचेंज, हाँ ये इसके अंदर हो रहा है, तो इसके अंदर बनेगा आपका CO2 एज अ वेस्ट। तो द एक्सचेंज विच इज अकरिंग नाउ बिटवीन योर कैपिलरीज, मतलब नॉट दीज कैपिलरीज, जो ऑर्गन्स के आजू बाजू में कैपिलरीज होती है वो, उसमें जाएगा आपका ऑक्सीजन और या वहां से यहां रिलीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एक्सचेंज है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटरनल रेस्पिरेशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी, समझ में आया क्या? Yes, Exchange sir. of gases between capillaries and tissues will be called as internal respiration। और जो आखिरी रेस्पिरेशन होगा वो सेल्यूलर है। सेल्यूलर मतलब ये इक्वेशन होगा जो सेल के अंदर हो रहा है, टिश्यूज के अंदर या फिर सेल के अंदर हो रहा है, where this oxygen is utilized to generate ATP, जो आपका एनर्जी करेंसी है ना। ATP इज योर एनर्जी करेंसी, केमिकल एनर्जी होता है ये। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बच्चों? प्लीज टेल मी। Yes, sir. 4 स्टेप्स कौन से रहेंगे वो समझा? तो हम लोग पढ़ेंगे इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होता है, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है, इंटरनल कैसे होता है, सेल्यूलर कैसे होता है। बट बिफोर दैट वी विल लर्न respiratory system of human. So are you ready for it? हाँ बच्चों, तैयार हैं सब लोग? से एक दिन चलो फिर हो जाओ शुरू। So we'll talk about now the human respiratory system. Human respiratory system. तो जब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 2 पार्ट्स में? पहला पार्ट आएगा रेस्पिरेटरी पाथवे। देयर विल बी फर्स्ट पार्ट that would be called as respiratory pathway, और जो दूसरा वाला रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे respiratory organ which is going to be your lungs। तो जब रेस्पिरेटरी पाथवे बोलेंगे हम लोग तो उसमें क्या आएगा बच्चों? रेस्पिरेटरी पाथवे इज नथिंग बट द हॉलो स्पेस, हॉलो पैसेज, बराबर है? क्या बोला? जो शुरू होता है आपके नॉस्ट्रिल से। कहां से शुरू होता है ये पैसेज? आपके नॉस्ट्रिल से। तो इसमें क्या क्या आएगा याद रखो सीक्वेंस में। सबसे पहले तो आएंगे वो नाक के 2 छोटे छोटे छेद, नॉस्ट्रिल, फिर उसके बाद नेजल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद ये एपिग्लोट। 2 जो ट्यूब है जिसके ऊपर ये चश्मा रेस्ट कर रहा है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये याद रखो वेस्टिब्यूल। फिर वेस्टिब्यूल के बाद में यहाँ पे पीछे जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेजल चेम्बर्स, नेजल चेम्बर्स। फिर नेजल चेम्बर्स के पीछे
होता है आपका इंटरनल नेर्स। इंटरनल नेर्स पूरा डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूं मैं, पैसेज पूरा। इंटरनल नेर्स के बाद में आपका फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स में दो पार्ट्स आप लोगों ने सुने थे, इफ यू रिमेम्बर। नाक के साइड वाला होता है नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। फिर फेरिंग्स के बाद में आएगा वो, नेजोफेरिंग्स के बाद में ओरोफेरिंग्स, या उसको हम लोग लैरिंगोफेरिंग्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, आफ्टर दैट देयर विल बी, हाँ बच्चों, देन देयर इज योर लैरिंग्स। फिर लैरिंग्स के बाद देयर इज ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के बाद में क्या होगा आपका, ब्रोंकाई। तो ये सब पार्ट्स टुगेदरली बनाते हैं आपका रेस्पिरेटरी पाथवे। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी, बोलो बच्चों। और जब हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलेंगे तो उसमें सिर्फ लंग्स आते हैं। डन विद दिस? आर यू क्लियर? एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ये सब। हाँ, वो उसका ओपनिंग है ना ट्रेकिया का, सो देयर इज नो नीड टू टेल नेम ऑफ द ओपनिंग ऑफ अ ट्यूब। सो ट्रेकिया आपने बोला है, तो उसी का ओपनिंग होगा आपका ग्लॉटिस। इफ यू वांट फेरिंग्स के बाद में आप ग्लॉटिस भी लिख सकते हो, फिर लैरिंग्स, ट्रेकिया, देन योर ब्रोंकाई। डन विद दिस? समझ में आया क्या? तो चलो हो जाओ शुरू बच्चों। एक एक ऑर्गन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। शैल वी? हाँ बच्चों, आर यू रेडी? चलो फिर, फर्स्ट थिंग इज अबाउट व्हाट? नॉस्ट्रिल्स, द नेजल कैविटी हम लोग अभी पढ़ते हैं, एंड देन अदर पार्ट्स। सो आर यू रेडी फॉर इट? यस किड्स? Yes, sir. ये पाथवे समझ में आया सब लोगों को? जरा बताओ मुझे, पाथवे, रीड इट, क्या है पाथवे में, बताओ जरा। बिना देखे अगर बताओगे तो इट इज वेल एंड गुड। कैन यू टेल इट विदाउट सीइंग? Yes, sir. बोलो। Nostrils, vestibule, nasal chamber, internal nerves, nasopharynx, oropharynx, larynx, trachea, and bronchi. गुड वन, ठीक है। सो दैट विल बी द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी पैसेज। अभी एक एक के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स आएंगे। तो यू ऑल नो नाउ नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं नॉस्ट्रिल्स? दो छोटे से ओपनिंग्स होते हैं जो यहाँ पे नाक के कैविटी के बाहर ओपन होते हैं, और इसी में से ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर आएगा। एस और नो बच्चों? प्लीज टेल मी। बराबर है? बोलो। सिंपल है, टू सेपरेट ओपनिंग्स, दो अलग अलग ओपनिंग होते हैं। तो नाक से रिलेटेड आपको यू नो, फॉर कोल्ड वी कॉल इट एज अ राइनाइटिस। आप लोगों ने सुना है क्या, कोल्ड को राइनाइटिस बोलते हैं? तो जहां जहां ये वर्ड आएगा ना, राइनो या राइना, इज ऑल अबाउट नोज। तो इसीलिए राइनाइटिस मतलब स्वेलिंग ऑफ नोज, या राइनोप्लास्टी मतलब सर्जरी ऑफ नोज। सो एवरीथिंग अबाउट nose is rhino. Rhinencephalon is a part of our brain, so that you need to remember. So here we have got two nasal openings. So nostrils हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो we have got two nostrils. कितने nostrils हैं हमारे पास? दो। इसीलिए ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं we call it as डायराइनस कंडीशन। क्या बोलते हैं ऐसे कंडीशन को हम लोग बच्चों?
डायराइनस कंडीशन। मीनिंग समझ में आया क्या? डायराइनस का दो छोटे कैविटीज होते हैं, इसलिए डायराइनस कंडीशन अबाउट नॉस्ट्रिल्स आपको याद रखना है। चलो आ जाओ आगे। नॉस्ट्रिल्स के बाद में व्हाट इज द सेकेंड पार्ट नाउ? अगला वाला पार्ट क्या आता है अपना? नेजल चेंबर बोलो, जो वेस्टिब्यूल बोले हमने, वो वाला बात कर सकते हैं हम लोग। सो यू कैन रिमेंबर नेजल कैविटी, मतलब ये जो दो नॉस्ट्रिल्स हैं जहां ओपन हो रहे हैं इस ट्यूब में, इस ट्यूब को ही हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, आगे का पार्ट हमारे नेजल चेंबर्स का कौन सा वाला पार्ट है? नेजल चेंबर्स का आगे का पार्ट इज कॉल्ड एज, अब ये नेजल चेंबर्स में क्या क्या आता है वो देखो बच्चों। सो व्हेन यू से नेजल चेंबर्स, दैट इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा? वेस्टिब्यूल। व्हाट इज वेस्टिब्यूल? वेस्टिब्यूल आर द टू ट्यूब्स व्हिच आर इन द एंटीरियर रीजन, मतलब आगे के रीजन में जो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं वो, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और उनके बीच में कार्टिलेज है, यहाँ पे देयर इज ए वॉल ऑफ अ कार्टिलेज। ऐसा और नो बच्चों? देयर इज ए there is a wall of the cartilage and that wall is called something. क्या होता है उस वॉल का नाम? किसी को पता है क्या बच्चों? हाइलाइन कार्टिलेज होता है वो, या उसी को हम लोग वेस्टिब्यूल, ये नेजल कैविटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यू कैन से। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज होता है, याद रखो। इट हैज गॉट अ नेम, थोड़ा याद करो, अगर आप लोगों ने पढ़ा है आपको मालूम होगा तो। याद है किसी को? एनीबडी रिमेंबर दैट? क्या बोलते हैं उस वॉल को? ये जो कार्टिलेज है वो, वैसे वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है, दैट मच आई कैन टेल यू। तो कोई नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन अगर नहीं है याद। वैसे भी आपके एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। मेसेंथमॉइड है सपोज, यस याद आया, उसको बोलते हैं मेसेंथमॉइड। क्या समझे? द कार्टिलेज वॉल दैट सेपरेट्स बिटवीन these two nasal chambers or between vestibules we can say। एक लेफ्ट वेस्टिब्यूल है, एक राइट वेस्टिब्यूल है, उसके बीच में जो कार्टिलेज वॉल है उसको बोलते हैं मेसेंथमॉइड। कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों? प्लीज टेल मी, डिड यू गेट और नॉट? डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, मेसेंथमॉइड उसको बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? नाक की कैविटी में वी हैव गॉट नेजल हेयर जो हवा को फिल्टर करते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे, स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे, तो दैट यू कैन रिमेंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, तो हमारी ये नाक के कैविटी के पीछे एक हड्डी होती है, इफ यू ऑल रिमेंबर, एथमोइड बोन। स्केलेटन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, ये जो क्रेनियम है इसमें डिफरेंट बोन्स आर देयर, जैसे ये फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल होता है, वैसे ही ये हमारे आई ऑर्बिट के पीछे, नाक के पीछे एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं एथमोइड बोन। ऑलराइट, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर नेजल चेंबर। इज दिस क्लियर बच्चों? कई सारे और बोन्स भी आते हैं, ये नेजल बोन्स इधर ऊपर आते हैं, मैक्सिला बोन मतलब आपका अपर जो आता है, एथमोइड बोन पीछे के साइड में आता है। तो देयर आर डिफरेंट बोन्स व्हिच आर सिचुएटेड और लोकेटेड इन द सेम रीजन। अब इस कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? मैंने बोला इस कैविटी में प्रेजेंट होता है नेजल हेयर, उसके बाद में सेबेसियस ग्लैंड्स, जो मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड है। व्हाट विल दे डू इज ऑफ कोर्स एयर को फिल्टर करेंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको ट्रैप करेंगे और हवा को फिल्टर करके अंदर भेज देंगे, मॉइस्ट रखेंगे सरफेस को। तो ये तो सबसे बाहर वाला पार्ट हो गया नेजल कैविटी का, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल या वेस्टिब्यूलर रीजन। उसके अंदर वाला रीजन में आ जाओ। चलो, वेस्टिब्यूलर रीजन के बाद में आता है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बच्चों याद रखना है,
जैसे जैसे हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं वैसे वैसे ये एकदम ऐसे रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स वगैरह बनेगा। तो नाउ व्हाट डू वी हैव? यस बच्चों, व्हाट इज प्रेजेंट देयर? वेस्टिब्यूल के पीछे होगा आपका रेस्पिरेटरी रीजन, नॉट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और फिर उसके और डीप इनसाइड देयर विल बी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। सुन रहे हो आप लोग? रेस्पिरेटरी रीजन, एंड सबसे अंदर होता है इस नेजल चेंबर में क्या? ऑल्फैक्टरी रीजन, और यू ऑल्सो कैन से दैट yes, the region which is responsible for smell. Are you understanding? जब हम लोग इसके पीछे और अंदर जाते हैं, just before pharynx, ये pharynx के थोड़ा सा ऊपर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वहां हमें क्या मिलेगा बच्चों? We'll get respiratory region. तो ये respiratory region का characteristic features क्या है? The characteristic features of this respiratory region is it is lined by epithelial cells, ठीक है, और इसमें कुछ गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होंगे जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? जो एयर को मॉइस्ट करेंगे, तो जो हवा बाहर आती है वो मॉइस्ट होके बाहर आती है, हम लोगों को पता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस म्यूकस सेल्स, ऑल्सो इट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स अगेन। तो आप कभी टॉर्च फोकस करके नाक में देखोगे तो एकदम रेड रेड दिखता है। क्यों रेड दिखता है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। समझ में आया? तो जो वेस्टिब्यूल है मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, यहां तक का पार्ट जिसमें आप उंगली डाल के नाक साफ करते हैं उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। उसके पीछे वाला पार्ट जो है वो रेस्पिरेटरी रीजन है, और उसके अंदर जो रहेगा सबसे अंदर वाला पार्ट जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन या ऑल्फैक्टरी रीजन, नॉट ऑर्गन, ऑल्फैक्टरी रीजन, जहां पर होंगे आपके न्यूरॉन्स व्हिच विल रिसीव द सेंसेशन ऑफ योर स्मेल। क्या आपको ये चीजें समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी। हेलो। Yes, sir. यहां पर होंगे COUS ना, म्यूकस का स्पेलिंग COUS, म्यूकस सेल्स या गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और ये क्या सिक्रेट करेंगे? गॉबलेट सेल्स विल सिक्रेट म्यूकस। ये भी डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ के रखेगा, हवा को मॉइस्ट करेगा, फिल्टर करेगा। और जो ऑल्फैक्टरी रीजन है यहाँ पे होंगे आपकी नर्व जो सेंस ऑफ स्मेल लेके जाएगी ब्रेन को, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कौन से नंबर में आती है? ऑल्फैक्टरी। आपने 12 क्रेनियल नर्व सुने हैं ना बच्चों, उसमें से ऑल्फैक्टरी का नंबर क्या है? ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी नंबर 2 ही है ना, ये सेकेंड क्रेनियल नर्व यहां से आपके ब्रेन को जाती है। सेकेंड क्रेनियल या नंबर 1 है बच्चों? ऑल्फैक्टरी नंबर 1 है कि ऑल्फैक्ट नंबर 2 है? ऑप्टिक 1 या ऑल्फैक्टरी 1 है? क्रेनियल नर्व्स के नाम याद है ना, नंबर? हाँ बच्चों, यस, ऑल्फैक्टरी का ही नंबर 1 होता है ना। भूल गए आप लोग? नर्वस कंट्रोल चैप्टर में पढ़े हो ना? यू हैव हर्ड नो? किड्स टेल मी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी है नंबर 1, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, पैथेटिक। चलो, तो ये समझ में आया नेजल चेंबर क्या होता है सब लोगों को? पहला आ गया नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद में होता है आपका नेजल चेंबर्स। नेजल चेंबर्स के अलग अलग पार्ट्स हैं। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के बाद में कौन सा पार्ट है? वेस्टिब्यूल के बाद में रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन के पीछे है ऑल्फैक्टरी रीजन। यहां तक सबको समझ में आया? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है बच्चों? यू कैन आस्क, ठीक है। अब आएगा आपका फेरिंग्स। जो नेक्स्ट रीजन है वो होता है आपका फेरिंग्स। सो आर यू रेडी फॉर इट? बोलो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हो? फेरिंग्स Yes, sir. न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हो आप लोग ऑलरेडी, यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस। याद करो, चलो फटाफट फटाफट।
क्या पढ़ा है न्यूट्रिशन में फेरिंग्स के बारे में? हाँ, फेरिंग्स को ही हम लोग कॉमनली थ्रोट बोल सकते हैं, है ना? अगर हम लोग उसको थ्रोट बोलेंगे तो वो गलत थोड़ी ना होगा। फेरिंग्स इज नथिंग बट योर थ्रोट, जो ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज सिचुएटेड behind your this respiratory region and just above the larynx. तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है which can be about 10 centimeter long and divided into 2 regions. याद करो बच्चों, इसका 2 regions कौन सा होता है? Do you remember? अपर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेजोफैरिंग्स। लोअर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंगोफैरिंग्स। क्या बोलेंगे लोअर रीजन को? लैरिंगोफैरिंग्स। तो ये लैरिंगोफैरिंग्स को ही ओरोफैरिंग्स भी बोला जाता है। एम आई क्लियर बच्चों? ये उसका ऊपर का रीजन है, ये ऊपर का पार्ट है, और ये उसका लोअर पार्ट है या लोअर रीजन है। ठीक है, नाक वाला साइड को बोलते हैं नेजोफैरिंग्स, और जो नीचे वाला साइड है उसको बोलते हैं लैरिंगोफैरिंग्स, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ बच्चों, उसी को हम लोग बोल सकते हैं ओरोफैरिंग्स। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी किड्स, समझा आपको? बोलो मुझे, बताओ मुझे, डिड यू गेट इट? सुन रहे हैं ना सब लोग? उपमन्यु गायब हो गया ना आज, ही लेफ्ट द मीटिंग ओनली। किधर गया ये लड़का? बहुत टाइम हो गया, ही इज नॉट देयर इन द मीटिंग ओनली। चलो आपको इमेज दिखा के बताता हूं मैं ये चीज। और एक जन कम हो गया ना, हु लेफ्ट? नील ना, एज एक्सपेक्टेड। देखो आपके स्क्रीन पे बच्चों, मैं एक इमेज दिखा रहा हूं, दिख रहा है सबको? इजी इमेज इज देयर, वेरी सिंपल इमेज, जिसमें आपको ये सब पार्ट्स दिख रहे हैं। कैन यू सी बच्चों? प्लीज टेल मी। ये लो। Yes, sir. हाँ, अब देखो, ये यहां से नाक से आपका जो ट्यूब गया इधर, ठीक है, ये नेजल चेम्बर्स, ऑल दैट वी स्टडीड। ये माउथ कैविटी यहां से आया इधर, तो ये माउथ कैविटी जहां पे ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, इस जगह को बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्या समझे? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? प्लीज टेल मी। है ना? तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब इसका जो ऊपर वाला रीजन है उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसके ऊपर वाले रीजन को? नेजोफैरिंग्स। ये देखो, नाक की तरफ वाला पार्ट हो गया नेजोफैरिंग्स, और यहां पर होता है अपना लैरिंग्स, मतलब आपका साउंड बॉक्स। तो जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग लैरिंगोफैरिंग्स और ओरोफैरिंग्स। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी, बोलो। Yes, sir. सो नेजोफैरिंग्स ऊपर वाला पार्ट, ओरोफैरिंग्स नीचे वाला पार्ट, और इस पूरे फैरिंग्स में हमारे 6 लिम्फोइड टिश्यूज भी होते हैं रिंग के फॉर्म में, 3 पेयर्स। तो वो लिम्फोइड टिश्यूज आप लोगों को वैसे एक्स्ट्रा है, नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, बट स्टिल विल सी समडे, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसका जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको वेबर्स रिंग करके भी बोला जाता है। ओके, वेबर्स रिंग is the name of those lymphoid organs or lymphoid tissues present in your
pharynx region। समझ में आया क्या बच्चों? तो कभी पढ़ेंगे हम लोग when we'll have the time। तब अभी फिलहाल आप लोग इसी के ऊपर फोकस करो। समझा? Pharynx के बारे में क्या समझा बताओ? Pharynx is the common passage for food and air। It's like a tube divided into two parts। डॉर्सल साइड को बोलते हैं नेसोफैरिंक्स, वेंट्रल साइड को बोलते हैं ओरोफैरिंक्स। ठीक है, अब जो उसका नीचे वाला साइड है, वेंट्रल साइड जो है, वहां से दो ट्यूब्स अराइज होते हैं। वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। दो ट्यूब अराइज होंगे। कौन से दो ट्यूब बच्चों दिख रहे हैं आप लोगों को आपके स्क्रीन पे? बोलो। एक ट्यूब है यहां से अराइज हो गया, दूसरा ट्यूब यहां से अराइज हो गया। क्या नाम है इन दो ट्यूब्स का बताओ जरा? बोलो 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 चलो। ये वाला जो ट्यूब है जो पीछे के साइड से अराइज हो गया है, इसको बोलते हैं इसोफेगस। और उसी के पैरेलल एक और ट्यूब अराइज हो गया ये सामने, मतलब वेंट्रल साइड, ये वाला पेट वाला साइड को हम लोग वेंट्रल साइड बोलते हैं। इसका नाम है ट्रेकिया। समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल। फेरिंग्स में से दो ट्यूब्स अराइज होते हैं। क्या नाम है वो दो ट्यूब्स का? एक ट्यूब का नाम होगा इसोफेगस जिसमें से फूड पास होगा, दूसरे ट्यूब का नाम होगा ट्रेकिया जिसमें से एयर या विंड पास होगा। अब जो फूड यहां से यहां तक आया है, फूड हो सकता है ये फूड इस विंड पाइप में एंटर हो जाए, है ना पॉसिबिलिटी बच्चों? तो एंटर ना हो, इसीलिए देयर इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हियर। व्हाट डू यू कॉल दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर? नाम बताओ बच्चों, रीड दिस नेम। क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो मोहम्मद, क्या है वो नाम? The flap-like structure which prevents entry of the food into the trachea is known as epiglottis. epiglottis. Very good. And the opening of this trachea is called as a glottis. फर्क समझ में आए दोनों में बच्चों? Opening is called as a glottis. Lid-like structure is called as a epiglottis. और ये जो opening है इसका esophagus का, इसको बोलते हैं गलेट। याद रहेंगे ये सब नाम बच्चों? प्लीज टेल मी, विल यू बी एबल टू रिमेंबर ऑल दिस टर्म्स? गलेट क्या होता है? गलेट इज द ओपनिंग ऑफ व्हाट? इसोफेगस। और ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ योर ट्रेकिया एंड दैट विल बी कवर्ड बाय अ लीड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उस लीड लाइक स्ट्रक्चर को? एपिग्लॉटिस। कॉन्फिडेंट एवरीबॉडी? हाँ बच्चों बोलो तो। कॉन्फिडेंट एवरीबॉडी? Yes, sir. तो इसका क्विकली आई विल शो यू वन एनिमेशन कैसे ये फूड का एंट्री प्रिवेंट करता है, एंड देन वी कैन स्टॉप एज टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर। तो आपको उसमें आइडिया आ जाएगा ये होता कैसे। Major Position, no leak design of the Passy-Muir tracheostomy and ventilator swallowing Muir. David and developed the valve Lation. Soon after production, discover the pond management and swallow. 1985, there has been a body of independent research published that describes the numerous clinical benefits of the Passy-Muir valves. To better understand the function and clinical benefits of the Passy-Muir valve, it is important to first look closely at normal respiration and swallow and the impact of a tracheostomy tube on the functions of the aerodigestive tract. In a normal airway without a tracheostomy tube, inhalation and exhalation occur through the mouth and nose. Airflow moving through the airway enables smell and taste, normal sensation, and of course, speech, by allowing the air to pass through the vocal folds. During a normal swallow,
the larynx elevates and moves forward and acts as a mechanical lever. This action causes the epiglottis to flap over the trachea, protect the airway, and direct food or liquid into the esophagus. For a normal swallow, the vocal folds close and breathing temporarily stops. Positive pressure is generated below the vocal folds.